हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2026 में जितने भी इस साल बैंक एग्जाम्स होने हैं, राइट, वो घड़ी आ चुकी है कि क्योंकि मई मंथ शुरू हो चुका है। अब यहाँ से सिलसिला अब आपका नोटिफिकेशंस का शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पर बहुत सारी आपको जो है भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीयू, राइट, आईबीपीएस पीयू, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीयू, आरआरबी क्लर्क। लेकिन इन सब के अलावा छोटे मोटे एग्जाम्स तो चलते ही रहेंगे, ठीक है जी। चाहे वो इंश्योरेंस की भर्ती हो, चाहे अन्य कोई स्टेट बैंक एग्जाम्स हो, जैसे कि अभी यूपी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती अभी हाल ही में आपको देखने को मिली। तो इस तरह के छोटे मोटे एग्जाम्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। और मैं आपसे यह भी कहता हूं और बार बार इस बात को कहता हूं कि ये जितने भी नोटिफिकेशंस आपको दिखाई देते हैं, इनको आपको भरना चाहिए फॉर्म को और पेपर देने जाना चाहिए। कि यहाँ से भले ही आप उस इंटेंट से ना जाएं कि भाई मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो जा सकते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे कि मेरे जो मेन एग्जाम्स हैं जिनको मैंने जेन्युइनली टारगेट किया है, राइट, उन एग्जाम्स को मैं सही ढंग में बिना किसी गलती के, कोई भी गलती की गुंजाइश ना बचे। तो वो एक्सपीरियंस आप जब बिल्कुल एकदम रियल एक्सपीरियंस, देखिए मॉक टेस्ट तो आप देते ही हैं, वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो तो अलग ही है, लेकिन रियल फील होना भी ज़रूरी है ना। तो वो तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ही जाकर फील होता है। तो उसके लिए इस तरह की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो कोई भी NIACL हो, NICL हो, इस तरह की जो है, राइट, वैसे खैर ये रेपुटेड भी हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि नहीं, मुझे तो RRB PU में ही जाना है। अब डायरेक्ट आप RRB PU का ही एग्ज़ाम देने जाओगे, तब मान लीजिए वहाँ कोई भी चूक हो गई तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए जो है आपको जो है कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो इसलिए जितने भी आपको जो है बीच रास्ते में जितने भी आपको बैंक भर्ती स्टेट की या कोई और अन्य जो बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड है, आप जरूर भरा करें और उन एग्जाम्स को देने जरूर जाया करें। वहाँ से आपको पता चलता है, क्योंकि देखिए लेवल या यूँ कहें सिलेबस की, तो सिलेबस जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं, सिलेबस सभी का सेम है। रीजनिंग, क्वांट, जीए सभी में सेम है। लेवल वेरी करता रहता है कि भाई जैसे कि मान लीजिए अगर आरआरबी क्लर्क की बात करें या फिर आरआरबी पीओ, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इट डिपेंड ऑन किस तरह की वो भर्ती है, ठीक है जी, राइट। बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है जी। तो चलिए, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि अपकमिंग नोटिफिकेशन और वैकेंसीज की, इस वीडियो की आपको तलाश जो है कहीं ना कहीं जोरों शोरों से ही है, क्योंकि कोई ऐसा बता दे कि भाई कब कौन कौन से नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन कितनी वैकेंसीज उसमें देखने को मिल सकती है। तो ये मेरा एक अनुमान है, और इतने लंबे अरसे से पढ़ा रहा हूँ, तो वो अनुमान खैर खाली नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपने भी मेरी और भी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तो वहाँ से भी आपने देखे कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा होगा। और तो कहीं ना कहीं हम प्रॉपर स्टडी के बाद ही आप तक पहुँचते हैं, चाहे वो कोई और अन्य हमारे सीनियर्स हों, चाहे हमारे स्टूडेंट हों, चाहे कहीं से भी जो भी इंफॉर्मेशन आप तक लाई जा रही है, वो बिल्कुल एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक कहीं ना कहीं पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो आइए मैं दिखा देता हूं आप सभी को। देखिए अभी जो लोगों में जो कहीं ना कहीं चल रहा है वो यही है कि SBI क्लर्क और SBI PO, इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आपको जो है, राइट, SBI PO का मई जून में आपको देखने को मिल सकता है और SBI क्लर्क का जून जुलाई में, ठीक है। SBI के चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि 16,000 के आसपास जो है हम SBI में जितनी भी भर्तियां होंगी 16,000 के आसपास जो है निकालेंगे, जिसमें CBO के लिए 2,000 तो हो ही चुकी हैं, राइट, बची 14,000। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 14,000 जो है वो SBI PO क्लर्क के लिए कहीं ना कहीं रहेंगी। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि वो 600 वैकेंसी दे देता है, 2 साल से यही देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार SBI PO में आप 1,000 से ऊपर एक्सपेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। 1,000 से ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 1,000 से 2,000 के बीच में वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और एग्जाम डेट हम अगस्त में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगस्त में आपका इसका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। SBI क्लर्क 10,000 से 12,000 के आसपास हम वैकेंसीज इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन और सितंबर में इसका एग्जाम डेट रह सकती है, ठीक है। बाकी IBPS PO की बात करें तो जून में नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम डेट इसकी फिक्स है, राइट, 22 अगस्त को इसका एग्जाम है। बाकी आगे फिर अन्य चरण होंगे ही, जैसे अगस्त में एग्जाम है तो सितंबर या अक्टूबर के उसमें आपका मेंस एग्जाम हो जाता है, राइट। ये डेट फिक्स है, यानी ये जो लास्ट 4 है ना, इन चारों की एग्जाम डेट बिल्कुल फिक्स है भाई।
नोटिफिकेशन डेट फिक्स नहीं है, लेकिन एग्जाम डेट बिल्कुल एकदम फिक्स है इनकी। आईबीपीएस पीओ की 22 अगस्त को है। आईबीपीएस क्लर्क 10 अक्टूबर से सिलसिला शुरू हो जाएगा आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है। वैसे ही आरआरबी पीओ का 21 नवंबर 21 नवंबर से, और आरआरबी क्लर्क की अगर हम बात करें तो 6 दिसंबर से, ठीक है। जुलाई में आईबीपीएस क्लर्क का हम नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन हम जून में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 5000 से ज़्यादा लमसम आपको जो है वैकेंसीज इसमें देखने को मिल सकती हैं। आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो वही 12 से 14,000 के आसपास हम इसमें भी एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। जुलाई में इसका नोटिफिकेशन और 10 अक्टूबर इसकी एग्जाम डेट। आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो अगस्त में हम इसके नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगस्त में 4000 से ज़्यादा ही लमसम आपकी वैकेंसीज इसमें देखने को मिलेंगी, और 21 नवंबर इसका जो है एग्जाम डेट रहेगी। बात करें आरआरबी क्लर्क की, आरआरबी क्लर्क राइट, ये ग्रामीण बैंक के एग्जाम्स हैं दोनों के दोनों। पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर राइट, ऑफिसर स्केल 1, और ये आरआरबी क्लर्क। अगस्त में इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट करेंगे पीओ का, और क्लर्क का आरआरबी क्लर्क का हम सितंबर में। पीओ में 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं, और 9000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको जो है आरआरबी क्लर्क में देखने को मिल सकती हैं। 6 दिसंबर इसका एग्जाम डेट रहेगा। तो ये सिनेरियो है। अगर इसके हम एग्जाम लेवल की बात करें, ठीक है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, दोस्तों सबसे इजी लेवल आपका आरआरबी क्लर्क का ही रहता है, चाहे प्री और चाहे मेंस दोनों की ही अगर हम बात करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आईबीपीएस क्लर्क का। याद रखना इन सभी एग्जाम्स, इवन और भी कोई एग्जाम होगा तो उनके सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं, बस लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखिए आरआरबी क्लर्क सबसे इजी, देन उसके बाद फिर आईबीपीएस क्लर्क, उससे लेवल बढ़ेगा, सिलेबस सेम रहेगा, लेवल बढ़ेगा, सिलेबस शुड बी सेम, ठीक है। एसबीआई क्लर्क, फिर आईबीपीएस क्लर्क से बढ़कर उसका लेवल एसबीआई क्लर्क का अच्छा रहता है, अच्छा खासा। वैसे फिर अगर बात करें आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ का लेवल आपका जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है, एसबीआई क्लर्क से भी ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली क्यों ना रहे, क्योंकि ऑफिसर स्केल की भैया ऑफिसर की जो है भर्ती है। बात करें आईबीपीएस पीओ, ऑब्वियसली आईबीपीएस पीओ का लेवल अच्छा खासा, आरआरबी पीओ से ज़्यादा और अच्छा लेवल मिलेगा देखने को। और एसबीआई पीओ सबसे एक्सट्रीम अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है राइट। तो ये इनका रहेगा इस तरह से, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सच में बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे लेवल पर आपको जो है जाके तैयारी करनी चाहिए। एक ऐसा बैच जहां आपको प्रॉपर एकदम क्लैरिटी आपको दी जाए, आपको वहां उस तरह की चीज़ों में जुड़ना चाहिए, ठीक है जी, जिससे कि कहीं से कहीं तक भी फिर कोई दिक्कत रहे ही ना। अगर मैं कोई भी रीजनिंग के अंदर में कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसको आधा अधूरा ना पढ़ें, उसको बांटे ना, प्री और मेंस में ना बांटें, उसकी क्लैरिटी लें बिल्कुल एकदम जीरो से, और एक्सट्रीम जितना हो सकता है उसके अंदर जो भी पूछी जा सकती है उसको कहते हैं कि भाई हाँ आप तैयार हैं। और फिर वो तैयारी फिर दर्शाती है, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप अच्छा ही करोगे, चाहे फिर आरआरबी क्लर्क हो, चाहे वो फिर क्यों ना एसबीआई पीओ ही क्यों ना हो। क्योंकि जब किसी भी टॉपिक की आप एक्सट्रीम क्लैरिटी लेते हैं तो फिर वहां फिर सब कुछ कवर हो जाता है, बिल्कुल बेसिक से और एक्सट्रीम तक लेकर जब आप तैयार करते हो तो फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं, ठीक है राइट। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, यार मैं तो आरआरबी क्लर्क ही करूंगा, मैं तो नहीं कर सकता। भाई भले ही आप करें या कुछ भी जो भी करें, लेकिन सिलेबस को कवर करते समय आप बिल्कुल भी उसमें कुताही ना बरतें, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत लिमिटेड है, सच बता रहा हूं। अगर मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूंगा, जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, रीजनिंग में बात करी जाए तो रीजनिंग में जैसे मान लीजिए सिलॉजिज्म है, ठीक है, एक फैकल्टी आपको जो है, मैं जो कराता हूं मैं 7 से 8 दिन लेता हूं करने में, ठीक है। लेकिन 7 से 8 में मैं बिल्कुल एकदम जीरो से और उसका एक्सट्रीम तक जितना वो जा सकता है एक्सट्रीम, वो सारा का सारा ही कवर करता हूं फिर उसमें। और ये बात आपने फाउंडेशन में देखी भी होगी, ठीक है राइट। तो आप सभी को फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आप आराम से इसको अच्छी क्लैरिटी लेने के लिए ना 10-12 दिन आपको खुद को भी देने पड़ेंगे, 10-12 दिन आपको खुद को भी देने पड़ेंगे। यानी कि 7-8 दिन आपने सीखा, सीखने के बाद आपने 10-12 दिन आप इस टॉपिक को अच्छे से दीजिए, समय दीजिए, राइट। प्रैक्टिस करिए, जो भी रूल्स इसके अंदर बताए गए उनको दोहराइए, उनको रिवाइज करिए, ठीक है।
और वो प्रैक्टिस के ही जरिए दोहराया जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो हर टॉपिक की आपको रहनी चाहिए। जैसे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी अगर सही मायने में 3 से 4 दिन से ज़्यादा जाते नहीं है, तो आपको भी 3-4 दिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे से, बढ़िया करके। हम कहाँ लैग कर जाते हैं? हम सबसे बड़ा लैग करते हैं खुद से प्रैक्टिस करना। हमें क्या होता है कि हमने किसी भी बैच में एनरोल हुए और हमें तुरंत ही अगले दिन से मॉक टेस्ट चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि किसने आपके दिमाग में इस तरह का, आपके जहन में इस तरह का जो है रवैया डाल दिया है कि भाई मॉक टेस्ट। भाई आई नो मॉक टेस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा थोड़ी ना कि वो सिलेबस से ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा मॉक टेस्ट। आपने सिलेबस सही ढंग में, सही तरीके से कवर किया नहीं है, आप मॉक टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, तो स्कोर तो फिर गिरेगा ही। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अच्छे से सिलेबस को कवर करिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सिलेबस पे अच्छे से काम होना चाहिए। जब आप सिलेबस पे अच्छे से काम करते हैं, और देखिए, पहले आपने जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, जिनसे भी आप सीख रहे हैं, पहले सीखिए अच्छे से। सीखने के बाद उस टॉपिक को आप मॉक पे फिर डायरेक्ट जंप मत करिए। बहुत सारे बच्चे क्या है कि सिलेबस कवर किया, अब आ जाओ चलो मॉक लगाते हैं। भाई तुमने प्रैक्टिस की, तुमने स्लॉक्स को 10-12 दिन अच्छे से समय दिया? नहीं ना, नहीं दिया, तभी दिक्कत होती है। क्योंकि आपने सीखने के बाद सीखा, जैसे क्या करते हैं, सीखा और सीधा मॉक, यानी कि आपने एक बहुत ही मेजर गैप जो खाली छोड़ दिया, जो भरना चाहिए था। आप सीधा सीखने के बाद आप सीधा मॉक पे कभी भी जंप ना करें, कभी भी नहीं। ठीक है, राइट। ऐसा कहा जाता है कि पहले लर्न, राइट, सीखिए, देन उस पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें, कमियां नजर आएंगी। ठीक है, जो भी, जहां भी आप कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, उन कमियों को दूर करिए। ठीक है, उन कमियों को दूर करो, उस पर काम करो। कहां पे दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस करते समय? किसी भी टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी टॉपिक की आप अगर आप प्रैक्टिस करें, तो जहां भी लगता है कि यहां पर मुझे दिक्कत हो रही है, तो उसको पुनः, उसके कॉन्सेप्ट को, या उसमें जो भी रूल है, या जो भी आपको समझाई गई बात है, उसको दोबारा आप जो है क्लास में जाइए, उसी क्लास में, राइट, उसको दोबारा सीखिए, दोबारा समझिए। जब तक टॉपिक अच्छे से मजबूत ना हो जाए, तब तक आप मॉक पे जंप करने की किसी भी तरह की गलती ना करें। राइट, पहले टॉपिक की एक्सट्रीम क्लैरिटी, इस बात को अपनी नोटबुक में या अपनी जहां भी आप पढ़ते हैं टेबल पे, सामने दीवार पे लगा लीजिएगा। पहले सीखना है, फिर उस पर प्रैक्टिस जम के करनी है। भले ही अगर आप 20 मॉक लगाते हैं, आप 15 लगा लीजिए मॉक, लेकिन प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस जम के होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर नजर आने लगे। वो उसको कहते हैं प्रैक्टिस किया है। आपने देखा होगा एसएससी में, मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे जो क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देते थे। इवन आज हमें भी है, हम क्वेश्चन देखते ही उसका जो है हमें अंदाजा लग जाता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर आपको इस तरह का अंदाजा नहीं लग रहा है, तो फिर प्रैक्टिस में कमी है। वहां कहीं ना कहीं आपने फिर कमी की है प्रैक्टिस में। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए, ध्यान रखना। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी कर लीजिए। मैं आपसे कह देता हूं, समझा देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए आप। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन? कि भाई स्लॉग्स को टीचर जितने दिन में करा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस कितने दिन में करेंगे? जैसे 10-12 दिन स्लॉग्स को दीजिए, इनइक्वालिटी को आप कम से कम 4 दिन दीजिए, आराम से 4-5 दिन आप आराम से दीजिए। ठीक है, डायरेक्शन जम के प्रैक्टिस करो 4 दिन आराम से। ब्लड रिलेशन जम के प्रैक्टिस करो आप आराम से 4 से 5 दिन। ये खुद के लिए, मतलब टीचर के अलावा ये तुम्हारा समय होना चाहिए, और इसमें मॉक वॉक बीच में ना आए। ठीक है जी, राइट। कोडिंग डिकोडिंग आराम से जम के प्रैक्टिस करो, 5-6 दिन जम के। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, आराम से 5-6 दिन आराम से जम के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग पे आप आराम से जो है दीजिए, कम से कम 20 दिन दीजिए, कम से कम 20 दिन। ठीक है, वैसे ही पजल में भी आराम से 20 दिन दीजिएगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना ये नहीं कि 2 दिन पजल की प्रैक्टिस करी, हो गई भैया मेरी तो प्रैक्टिस, ना बाबा।
और ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, आप अपनी समझ के, अपने आईक्यू लेवल के, मैं तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। जिस तरह के बच्चे का आईक्यू है उस तरह से वो डिवाइड कर ले, बैठे आराम से घर में तसल्ली से। इस तरह का रोड मैप अपने हाथ से खुद से बनाओगे तो और अच्छा मजा आएगा, ठीक है, राइट। वैसे ही डेटा सफिशिएंसी को आराम से आप 4 दिन दे दीजिएगा, राइट। डेटा सफिशिएंसी को, मशीन इनपुट को आराम से 6 दिन दीजिए कम से कम, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग को, क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें सारा का सारा आपका जो है अजम्पशन, राइट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, राइट, आर्ग्यूमेंट, ये सारा का सारा कम से कम 15 दिन कम से कम दीजिएगा, ठीक है, 15 दिन। लेकिन इसको सबसे लास्ट में, इसको आप ना भी करें तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको सबसे लास्ट में रखें, ठीक है। और सबसे लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंस लेवल पजल, मेंस लेवल, राइट। मेंस लेवल आपका जो है जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एटलीस्ट ईच एंड एवरी डे, राइट, 1 से 2 पजल सिटिंग आपका जो है डेली बेसिस पे आपका होना चाहिए, ऑन अ डेली बेसिस 1 से 2 प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझिए उसको, नहीं समझ आता है सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे इस अकड़ में रह जाते हैं, यार ये तो मुझसे हुआ ही नहीं, पता नहीं टीचर की गलती होगी, पता नहीं। अरे नहीं भाई, अगर नहीं हो रही तो उसको सॉल्यूशन से सॉल्व करो पहले, राइट। जब करने का मन है तभी हो पाएगी चीजें, करने का मन नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, राइट। अगर नहीं बनता सॉल्यूशन से देखो, समझो, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर समझ लोगे तो उसको दोबारा से भी आप करोगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां आप आराम से कम से कम यहां तो आप डेली में रखिए। जैसे जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी रूटीन में आ जाना चाहिए कि मेंस लेवल में डेली, राइट, 1-2 सेट आपका जो है पजल सिटिंग के मैं लगाऊंगा डेली, ठीक है। ये आपका होना चाहिए, तब जाकर चीजें बनती हैं, राइट। ये कोई 2 दिन 4 दिन का नाम नहीं है। तो बच्चों लगे रहो, ठीक है, मत सोचो, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों में देखा, अरे अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, बस ढीले पड़ गए, राइट। नहीं, ऐसी बात नहीं बनेगी। यही समय है अपने आप को मजबूत करने का, बेहतर बनाने का, जिससे कि जब एग्जाम डेट पास होगी, क्योंकि एग्जाम में अब डेट में अब समय नहीं बचा है, मई चला जाएगा, जून जुलाई, ये समय पता भी नहीं लगेगा। जो बच्चा जेन्युइनली सही तरीके से तैयारी कर रहा होता है ना, उसको समय का पता नहीं लगता, ठीक है। जम के तैयारी करो, जितना मांझ सकते हो अपने आप को मांझ लो, क्योंकि जब बैंक के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर उस समय वक्त नहीं मिलेगा आपको अलग से तैयारी करने का, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कर लो तैयारी बेहतर तरीके से। बाकी कोई भी समस्या है तो हमें बताएं, कमेंट के जरिए भी अपने कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, या फिर कोशिश ये करें टेलीग्राम पर आप मुझे कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। मुझे कोई भी समस्या है तो मुझे बता सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।